नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं विशेष चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स विषय का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12 को सीधे एग्जाम में जो है फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स दिला सकता है, वो क्वेश्चन आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, जो डायरेक्ट हर साल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल में से है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो डिटेल से आप लोग को एक एक चीज को टू द पॉइंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या है? व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर लिखिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच क्या डिफरेंस होता है, इसको मैं आप लोगों को 8 पॉइंट्स में बताऊंगा। 5 मार्क्स के लिए आप 5 पॉइंट, किसी 5 पॉइंट जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। 6 से 5 पॉइंट लिखिएगा तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं जिस पैटर्न पर बता रहा हूं उसी पैटर्न पर अभी लिखिएगा, क्योंकि अभी इसी पैटर्न के हिसाब से ही जो आप लोग का कॉपी चेकिंग होता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, जैक बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूं उसी पैटर्न पे आप लोग लिखिएगा। चैनल पर नए आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर चाहते हैं कि मैं लगातार आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करूं तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जो दोनों के बीच अंतर करने बोला गया डायरेक्ट वो लिखेंगे केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक। अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं दोस्तों तो 5 में 5 अंक आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आपको केवल 2.5 अंक ही मिले। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मेट में मैं बताने जा रहा हूं उस फॉर्मेट में ही आपको एग्जाम में लिखना है, ताकि आपको जो 5 में 5 अंक एकदम आपका फिक्स रहे कि आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप हर साल के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, और आपके मॉडल पेपर में भी ये कई बार दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है दोस्तों। सबसे पहले जब भी आप किसी भी चीज का अंतर करें तो हमेशा यहाँ अंतर का आधार लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा जो दोनों के बीच अंतर करने बोला गया है उनको लिख दीजिएगा, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक और यहाँ व्यापारिक बैंक। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। टोटल आप लोग को 8 पॉइंट्स में बताया जाएगा। ठीक है, एक एक चीज को डिटेल के साथ और आसान भाषा में। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंतर के आधार में मीनिंग। जब भी दो चीजों के बीच अंतर करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले उसका हम मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग देख सकते हो दोस्तों, क्या लिखे हैं, एक देश में, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक जो है क्या है, यह देश का मुख्य बैंक है, यह देश का क्या है, मुख्य बैंक है, तथा मौद्रिक संस्था है जिसे नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। यानी नोट निर्गमन करने का जो है एकाधिकार किसे प्राप्त है, केवल केंद्रीय बैंक को प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट इज द मेन बैंक एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच इट हैज द मोनोपोली ऑफ नोट इशू। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको लिख देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, अब नेक्स्ट जो है आपका व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि व्यापार शब्द यहां जुड़ा हुआ है, इंग्लिश में से करते हैं कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, यानी यहां पर आपका कॉमर्स जुड़ा हुआ है। तो यहां पे आपका समझ में आ चुका होगा कि यहां पे हर तरीके के बैंकिंग के जो सिस्टम्स होते हैं वहां आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पे आपने देखा कहीं भी क्या जनता से डायरेक्ट ये कनेक्ट है, नहीं है, जबकि व्यापारिक बैंक डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होती है। इसका आंसर भी उसी तरह से आसान भाषा में आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है दोस्तों कि व्यावसायिक बैंक जो है ऐसी वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमाएं स्वीकार करता है। ये हमारे जो सेविंग्स होता है, जो हम बचत करके रखते हैं पैसा, इन्हीं बैंक्स में जाके जमा करते हैं। जैसे आपके दिमाग में चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, और भी कई बैंक्स हैं। ठीक है, वो प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो अपना सेविंग होता है वहां जमा भी करते हैं, और जरूरत पड़ने पर, ठीक है, विभिन्न कार्यों के लिए हम क्या लेते हैं, वहां से ऋण भी लेते हैं। यानी ये बैंक हमें क्या देते हैं, ऋण भी देते हैं और अन्य विभिन्न कार्य भी करते हैं। बहुत सारे जो है बाइक खरीदते हैं, तो बाइक जो है आपको डाउन पेमेंट में भी आजकल मिल जाता है बैंक से फाइनेंस करके। ठीक है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज भी हम बहुत सारे बैंक्स में करते हैं। बहुत सारे आप एग्जाम, जब आप 12th पास कर जाइएगा तो आपको बहुत सारे जो है फॉर्म्स भरने रहेंगे, तो वहां से आपका डीडी भी जो है इन बैंक के माध्यम से ही बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमर्शियल बैंक इज सच अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पीपल एंड गिव्स लोन्स फॉर various purposes and also perform various other functions। ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है,
संख्या, क्या है, संख्या। संख्या मीन्स यहाँ पे दोस्तों क्या, नंबर ऑफ बैंक्स, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, एक देश में केवल एक केंद्रीय बैंक है, एक देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक है। और हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी। बिल्कुल सही सोचा आपने दोस्तों, हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन इंडिया, वो आप समझ चुके हैं कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीचे कमेंट करके बताना है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी होती है। मैंने अभी बहुत सारे बैंकों के बारे में आप लोग को जब बताया इसका मीनिंग, तो उसमें बहुत सारे बैंकों के बारे में बता दिया, जहां आप अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं, जरूरत पड़ने पर लोन भी लेते हैं, फाइनेंस का काम भी करते हैं, ठीक है। तो वो बैंक बहुत सारे होते हैं, एक दो तो बैंक नहीं होते हैं। स्टेट बैंक, यूको बैंक, एसबीआई आपका हो गया, फिर एचडीएफसी, आईसीआई बैंक। तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक देश में बहुत सारे व्यावसायिक बैंक होते हैं, ठीक है। चलिए, यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी कॉमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिनियम। क्या है, अधिनियम यानी एक्ट। इस चीज को दोस्तों आपको याद रखना है, एक्ट के बारे में, ठीक है। क्या एक्ट लिखना है दोस्तों, तो याद रखिएगा केंद्रीय बैंक के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। क्या याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। तो वही दोस्तों केंद्रीय बैंक के लिए क्या याद रखना है, एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट की ओर, क्या है, स्वामित्व। स्वामित्व यानी दोस्तों इंग्लिश में कहे ऑनरशिप, क्या है, ऑनरशिप, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस पर प्राय सरकार की स्वामित्व एवं प्रबंधन होता है, यानी दोस्तों इट इज ऑफन ऑन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। इसको पूरा पूरी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये जो है कॉमर्शियल बैंक जो होता है, व्यापारिक बैंक जो होता है, ये बैंक सरकार अथवा निजी उद्यमियों यानी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है, दोनों के द्वारा ये चलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, द बैंक्स आर रन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों बैंकों का उद्देश्य को लिखिएगा। क्या लिखना है उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव में, कि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, द पर्पस ऑफ सेंट्रल बैंक इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो है व्यावसायिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, ठीक है। तो देखते होंगे, अगर हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो हमें कुछ सर्टेन अमाउंट पर जो है इंटरेस्ट भी देती है, लेकिन उस हिसाब से जब हम उससे बैंक से लोन लेते हैं या फाइनेंस करते हैं तो बैंक जो है अलग अलग चीज़ों के लिए, सर्विस के लिए हमसे जो है वहाँ पे किसी रेट पर जो है वो चार्ज भी करती है, ठीक है। तो वो हमसे प्रॉफिट भी कमाती है। तो व्यापारिक बैंक का क्या है, व्यापारिक बैंक का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, ठीक है, जबकि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, ठीक है। इसके इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पर्पस ऑफ सेंट्रल बैंक इज नॉट, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग, इसका नॉट प्रॉफिट मेकिंग होगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं व्यापारिक बैंक में, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। केवल आपको 5 पॉइंट सिलेक्ट करके लिखना है, 5 से 6 पॉइंट, ठीक है, आपका 5 अंक के लिए। तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, लेन देन यानी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स में क्या लिखेंगे, यह सामान्य रूप से जनता से लेन देन नहीं करता। हमने देखा कि ये इसका काम जो है नोट इशू करने का काम है, ठीक है, और ये जो है आपका साख पर नियंत्रण रखने का काम करती है। लेकिन दोस्तों इसका जो है ये जनता जो है डायरेक्ट यहाँ लेन देन नहीं करती है, ठीक है, जनता जो है केंद्रीय बैंक के साथ लेन देन नहीं करती है, ठीक है, याद रखिएगा। इट डज नॉट नॉर्मली डील विथ पीपल, ठीक है, या पब्लिक हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्शियल बैंक, हम लोग कोई भी चीज़ होता है बैंक से रिलेटेड काम तो बिल्कुल हम लोग कॉमर्शियल बैंक ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनका लेन देन जो है सामान्य जनता से होता है, ठीक है। देयर ट्रांजेक्शन जो है, देयर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विथ जनरल पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं दोस्तों नोट निर्गमन।
ठीक है। नोट निर्गमन यानी नोट इशू को लेकर कहा गया है, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक के बारे में मैंने स्टार्टिंग में इसका मीनिंग में ही आंसर छिपा हुआ था कि केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली ऑन नोट इशू, ठीक है। जबकि दोस्तों व्यावसायिक बैंक जो है जनता के साथ डील तो करती है, जनता के प्रॉब्लम्स को सुनती भी है और उन्हें जो है सर्विस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इन्हें नोट इशू का जो है अधिकार प्राप्त नहीं है। तो व्यावसायिक बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार नहीं है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव द राइट टू इशू नोट्स, ठीक है। अब दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट हिंदी में देख सकते हैं, क्या है, साख यानी क्रेडिट, ठीक है। केंद्रीय बैंक साख पर नियंत्रण करता है। ये अलग अलग जो है बैंक्स उन पर जो है कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है कि कौन सा बैंक जो है किस समय कितना मात्रा पे लोन दे रहे हैं, कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कि नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सभी चीज़ जो है कंट्रोल करने का काम करती है कौन, केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक साख पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, ठीक है। अब दोस्तों व्यापारिक बैंक क्या करता है, व्यापारिक बैंक हमेशा अपना साख का जो है सृजन करता है, ब्रांचेस को बढ़ाने का ट्राई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यावसायिक बैंक साख सृजन करते हैं, द कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो ये था दोस्तों आप लोग का 8 पॉइंट। इन 8 पॉइंट में से किसी भी 6 पॉइंट का आप लिख लीजिएगा तो एग्जाम में आपका जो है 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हिंदी और इंग्लिश में मैंने बता दिया, लेकिन हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट के लिए टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग विजिट करके लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी जो है समझा दिया गया एक एक चीज़ को पॉइंट्स के माध्यम से। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, पहले बेसिस को लिखेगा, फिर यहाँ सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक उसका मीनिंग लिख देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को इंग्लिश में भी, ठीक है। फिर वहाँ पे नंबर ऑफ बैंक्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका क्या बताया दोस्तों, एक्ट के बारे में आप लोगों को बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, आपको उसका नीचे कमेंट में आंसर भी देने के लिए कहा है। आप लोग नीचे कमेंट दीजिएगा, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा जरूर लाइक भी किया जाएगा। और आप लोग वीडियोस इस तरह के चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में होता है 1949 को, ठीक है। ऑनरशिप भी आप लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में भी आप लोग को जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बता चुका हूँ। फिर नोट इशू को लेकर जो है बात बता दिया गया है। फिर क्रेडिट को लेकर भी आप लोग को इंपॉर्टेंट बातें बता दी गई। तो दोस्तों ये था आप लोग का एग्जाम रिलेटेड, जो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में 5 मार्क्स दिला सकते हैं। तो क्लास 12 के जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए। आशा कर दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।